कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में इस सब्जेक्ट के लेसन नंबर फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे एंड सभी टॉपिक्स को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लेसन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। इसके बारे में जानेंगे कि भारत का जो संविधान है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट। जो भारत का संविधान है, इसको एक राजनीतिक उपकरण, एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर माना जाता है। एंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको रिटर्न तो किया गया था, लेकिन किस तरीके से किया गया था, तो यहाँ पे देखो जुलाई 1946 में कुछ पर्सन को, कुछ पीपल को यहाँ पे इलेक्टेड किया गया था, जिनके थ्रू हमारा जो भारत का संविधान है वो रिटर्न किया गया था, लिखा गया था। इसी के साथ में देखो, कोई भी नई चीज़ की शुरुआत होती है तो काफ़ी सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो कि उस चीज़ के, मतलब जो भी एक नया काम हो रहा है उसके फेवर में होते हैं, बट कुछ पर्सन ऐसे हो जाते हैं जो कि उसके फेवर में नहीं होते हैं। तो सेम यहाँ पर यही हुआ। यहाँ पे जब भारत का संविधान लिखा गया था तो यहाँ पर मुस्लिम लीग के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इसका बॉयकट किया गया था, मतलब कि इसका बहिष्कार किया गया था। इसके बावजूद भी हमारा जो भारत का संविधान है वो लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे बीच में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आए वो यहाँ पे बताया गया है। तो मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ पे इसका बहिष्कार किया गया था। इसकी जो पहली मीटिंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो एक असेंबली रखी गई थी, वो 9 दिसंबर 1946 में रखा गया था। इसी के साथ में जो भारत का संविधान है, इसको बनाने में 2 years 11 months and 13 days का टाइम लगा था, कि भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 13 दिन का समय लगा था। इसी के साथ में इसको अडोप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को अडोप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन भारत का जो संविधान है वो आया कब? वो आया था 26 जनवरी 1950 में। तो भारत का संविधान आया कब? 26 जनवरी 1950 को। इसी के साथ में इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट्स मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ गाइडलाइंस है। अब गाइडलाइंस क्या है? गाइडलाइंस इज लाइक अ सेट ऑफ रूल्स। कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको हम गाइडलाइंस का नाम दे सकते हैं, कि उस गाइडलाइंस के अंडर हमें सभी कामों को करना होता है, उसके अगेंस्ट हमें नहीं जा सकते, उसके अंडर ही हमें रह के काम को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो भारत का संविधान है उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर माना गया, क्योंकि यहाँ पर है कुछ गाइडलाइंस। उस गाइडलाइंस के थ्रू ये बताया गया कि किस तरीके से हाउ द नेशन विल बी, जो हमारा भारत का संविधान है वो किस तरीके से शासित किया जाएगा। वो यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश है जिसको हम कहते हैं गाइडलाइंस, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया था, उसको एक्सप्लेन किया गया था, जिसको हम लीगल डॉक्यूमेंट्स मानते हैं। इसी के साथ में जो भारत का संविधान है, यहाँ पर पास्ट के 74 ईयर्स में, मतलब कि पिछले 74 सालों में भारत के संविधान के लिए कम से कम 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट को यहाँ पर रखा गया था। इसी के साथ में भारत का, मतलब कि जो गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशियल ब्रांचेस है, वो किस तरीके से फंडामेंटली गाइडेड किए जाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ये हमारे संविधान के अंदर बताया गया था। इसी के साथ में भारत का जो संविधान है वो कितना इफेक्टिवली सुप्रीम किए जाएंगे, मतलब कि इसको एक सर्वोच्च किस तरीके से माने, सबसे सुपर, मतलब कि आप ये समझ सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रांगली उसको हम अडॉप्ट करें या कितना स्ट्रांगली हम उसके अंडर काम करें। इसके लिए यहाँ पर कुछ क्रूशियल सर्कमस्टांसेस रखे गए थे, जहाँ पर जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन सभी मांगों में, ये जो 3 पॉइंट दे रखा भी डिस्कस करेंगे, इन सभी मांगों में किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले दे रखा है आउट ऑफ एन आर्म्ड रेबिलियन और सिविल वॉर। कहीं पे भी महायुद्ध हो जाता है, किसी भी तरीके से युद्ध हो जाता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो वहाँ पर जो संविधान है वो किस तरीके से चीज़ों को वहाँ पे बताएंगे या किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ में फ्रॉम फॉरेन योग का मतलब है विदेशी जुए से किस तरीके से, आउटब्रेक ऑफ अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, मतलब कि समाजवादी क्रांति की जब शुरुआत हुई थी तो वहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये था हमारे संविधान के बारे में बिल्कुल इंट्रोडक्शन। आई होप आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में ये देखो, इसके बाद में ये हिंदी मीडियम में है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम के तौर पर रखा है, जो इसको हिंदी मीडियम में जिन्होंने लिया है, तो उनके लिए ये नोट्स है। आप यहाँ से अपने नोट्स को तैयार कर सकते हो, बना सकते हो। ये पूरा अच्छे तरीके से बनाया गया, आप डायरेक्टली यहाँ से भी सारी चीज़ों को समझ सकते हो। तो ये आपको PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो हमारे साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ जाना। वहीं पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम की जो ये PDF है, ये आपको वहीं पर मिलेगी।
मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ पे जुड़ जाना, आपको वहाँ पे ईजिली मिल जाएगा। तो देखो ये जो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि देखो जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, ये पूरा हिस्टोरिकल चीज़ है। हिस्टोरिकल चीज़ का मतलब है कि ये बिल्कुल ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिसमें आप किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कोई भी बदल नहीं सकते हो। जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी है वो एज इट इज़ रहेगा, किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस वहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको आप समझने के लिए एज एक स्टोरी टाइप में लेके चलो। मैं आपको सारी चीज़ों को बस समझाती जाऊँगी, एक कहानी के तौर पर आप उसको सुनते जाना और समझते जाना। और किसी भी तरीके से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप टेलीग्राम पे बता सकते हो, मैं आपको आपके डाउट को वहीं पे क्लियर कर दूंगी। तो सारी चीज़ों को समझते हुए चलना, बिल्कुल स्टोरी के जैसे लेके चलना, क्योंकि अगर आप इसको कहानी के तौर पर नहीं लेके चलते तो ये आपको थोड़ा सा बोर कर सकता है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना। और ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे आप डायरेक्टली एग्जाम में जाके लिखाओ, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही बता रही हूँ मैं आपको, इसी तरीके से आप करना, बस सुनते जाओ समझते जाओ। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फीचर्स है, कुछ हमारे भारत संविधान की विशेषताएं हैं। अब भारत के लोग देखो, यहाँ पे हम रह रहे तो हम तो काफ़ी सारी चीज़ें चाहेंगे ना कि हमारे देश में एक सोशलिस्ट तौर पर, सेक्युलर तौर पर, डेमोक्रेटिक तौर पर, रिपब्लिक के तौर पर हमारे जो देश के सिटीज़न है वो किस तरीके से सिक्योर रहेंगे, किस तरीके से हमारे पास में फ्रीडम रहते हुए भी हम सारी चीज़ों को एक सही तरीके से अपनी लाइफ को जी सके, सभी चाहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से तो हम संविधान के बारे में विशेषताओं को यहाँ पे जानेंगे। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक तौर पर जस्टिस हो गया, आर्थिक तौर पर हो गया, इसी के साथ में राजनीतिक तौर पर हो गया। तो इस तीनों ही फील्ड में या तीनों ही एरिया में किस तरीके से हमें जस्टिस मिलेगा। इसके साथ में लिबर्टी हो गया, हमारे थॉट्स का, हमारे विचारों का हो गया, हमारे एक्सप्रेशन का हो गया, हमारे बिलीफ का हो गया, आप किस तरीके से विश्वास रखते हो, आपकी कितना ज़्यादा उम्मीदें हैं, या हमारा जो एक देखने का जो एक तरीका है, एक्सप्रेशन है सारी चीज़ों के लिए, या हमारे जो थॉट्स हैं ये हमारे यहाँ पर इस तरीके से है। इसी के साथ में जो इक्वलिटी है एक स्टेटस का, हमारे अपॉर्चुनिटी का, और जो एक प्रमोट करता है सभी पर्सन के बीच में कि किस तरीके से सभी लोगों के साथ में संभाव किया जाए, बिल्कुल बराबरी रखी जाए, किसी के साथ में भी भेदभाव ना किया जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। इसी के बाद में नेक्स्ट है कि किस तरीके से जो एक व्यक्ति का, इंडिविजुअली व्यक्ति का, मतलब कि आपका, हमारा, सभी पर्सन का, जो भी हमारे देश में रहते हैं सभी पर्सन की जो एक डिग्निटी है, या हमारे देश की जो यूनिटी है, एकता है, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है, इसको किस तरीके से बरकरार रखा जाएगा हमारे नेशन के द्वारा। इसी के साथ में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे असेंबली जो है 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को यहाँ पे बताया गया था, और यहाँ पर इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया था। एंड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर इस चीज़ को दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हमारे संविधान के बारे में हैं कि किस तरीके से नवंबर में इसको बनाया गया था, फिर साथ ही हमने इसको अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के साथ साथ ही हम उसके अंदर किस तरीके से मतलब उसके अंदर किस तरीके से रह के अपने आप को एक चलाएंगे, अपनी लाइफ को एक मतलब कि रेगुलर बेस पे चलाएंगे, लेकिन हमारे संविधान के अंडर रहते हुए। तो ये था हमारे संविधान के बारे में फीचर्स। अब ये यहाँ पे हिंदी मीडियम में है, हिंदी माध्यम में है, तो यहाँ से आप देख लेना जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सर्वोच्च किस तरीके से माना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम इन द सेंस दैट इट हैज़ मेड क्लियर इन वेरियस केसेस इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब देखो समय समय पर क्या होता है कि भारत संविधान के द्वारा जितने भी ऐसे एरिया है, ये जितने भी कुछ ऐसे केसेस रहते हैं जहाँ पर इंटरप्रेट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो हर एक केसेस में या हर एक सिचुएशन में, हर एक एरिया में सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा क्लियरली उनको एक्सप्लेन करते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन करते हैं, ताकि टाइम टू टाइम उसमें थोड़ा सा चेंजेस भी लेके आ सके, या चेंजेस को किस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग बनाए हुए रखें, ये हमारे संविधान के द्वारा सुप्रीम सर्वोच्च तौर पर रखा जाता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि संविधान है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वहीं से हमारे देश के बारे में जितने भी कानून हैं, नियम हैं, जितने भी सारी चीज़ें हैं वहीं पर डिफाइन किए जाते हैं, उसी के थ्रू बताया जाता है।
तो इस वजह से यहाँ पे जितने भी केसेस होते हैं इनको टाइम टू टाइम यहाँ पे जो हमने पढ़ा अभी इसको इंटरप्रेट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर। इसी के साथ में द केशवानंद भारती केस रिजॉल्व्ड द इशू वंस एंड फॉर ऑल, कि यहाँ पर एक केस हुआ था जो कि केशवानंद का था। अब यहाँ पे इस केस के बारे में डिटेल नहीं दिया गया है, यहाँ पे जस्ट एक बताया गया है कि उनका एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरीके से केशवानंद भारती के केस में इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर किया गया था। वहीं पे वाइल द कोर्ट रिकॉग्नाइज द अमेंडिंग पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी के साथ में ही किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया था भारत के संविधान का जो एक शक्ति है उसको किस तरीके से मान्यताएं दी गई थी हमारे अदालत के द्वारा। एंड इसके बाद में ही यहाँ पर देखो जब इनका ये जो केस हुआ था केशवानंद भारती का, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो भारत का जो पार्लियामेंट है वो ब्रिटेन की तरह नहीं है, मतलब कि ब्रिटेन का जितना ज़्यादा सही है एक तरीके से प्योर है उतना ज़्यादा भारत का संविधान नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके पैरामीटर्स को बताया गया था कि जो संविधान है उसका क्या क्या एक क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरीके से उसका पैरामीटर्स होना चाहिए जिसके अंडर रह के जो संविधान है उसको करना चाहिए या किया जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर एक तरीके से चेतावनी दी गई थी ब्रिटेन के साथ में यहाँ पे कंपेयर करके। ये यहाँ पर हिंदी मीडियम में दे रखा सेम वही है कि भारत संविधान इस अर्थ में सर्वोच्च है, मतलब कि सबसे ऊपर है कि समय समय पर टाइम टू टाइम किस तरीके से जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने व्याख्या का मतलब है यहाँ पर टाइम टू टाइम किस तरीके से एक्सप्लेन किया था सभी मामलों में, चाहे कोई भी केसेस आ जाए कोई भी सिचुएशन आ जाए, किस तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लियर किया गया था। इसी के साथ में केशवानंद भारती के केस में इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर कर दिया था, हल कर दिया गया था, जबकि अदालत ने संविधान की संशोधन शक्ति को मान्यता दी। संशोधन शक्ति का मतलब यह है, संशोधन का मतलब होता है कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस की ज़रूरत है, कोई भी नीड है तो वहाँ पर किया जाना चाहिए, किसी भी तरीके से चेंजेस की अगर नीड है तो वहाँ पे करना चाहिए। तो संशोधन शक्ति को उसकी जो पावर है उसको यहाँ पे मान्यता दी गई थी। इसी के साथ में यहाँ पे चेतावनी दी गई थी कि ब्रिटेन की तरह भारतीय संसद जो है वो सुप्रीम नहीं है, सर्वोच्च नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संसद को संविधान के मापदंडों के भीतर काम करना होगा। जो भी एक क्राइटेरिया है, जो भी एक पैरामीटर्स है, इसके अंडर रहकर संसद को अपना काम को करना होगा। इसके बारे में यहाँ पे इनके साथ में कंपैरिजन करके बताया गया था। इसके बाद में हम बात करेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो हमारा लिखित संविधान के बारे में है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, इस तरीके से दे रखा है कि इन सभी देशों की तरह इंडिया टू हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इन सभी देशों की तरह भारत का जो संविधान है वो भी लिखित तौर पर है। इट इज़ ट्रू दैट ब्रिटेन डज नॉट हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो ब्रिटेन है उनके पास में अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, बट इट डज नॉट मीन दैट इट डज नॉट हैव एनी रिटन डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास में लिखित में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि सभी देश अपने अपने संविधान को स्ट्रांगली बना के रखते हैं ताकि उसका पालन किया जा सके। तो यहाँ पे जस्ट बताया गया है कि इन सभी देशों की तरह भारत के पास में भी जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन अगर किसी देश के पास, लाइक यहाँ पे ब्रिटेन का एग्जाम्पल दे रखा है कि ब्रिटेन के पास में यहाँ पे अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास में लिखित डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लिखित डॉक्यूमेंट्स सभी देशों के पास में रहता है। द फाउंडिंग फादर हैज प्रोवाइडेड अ रिटन डॉक्यूमेंट्स दैट रिमेन एन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एनसाइक्लोपीडिया फॉर द कंट्री, कि यहाँ पर बताया गया किस तरीके से कोई भी जो लिखित दस्तावेज है वो प्रोवाइड की जाती है, जिससे देश के लिए एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब कि महत्वपूर्ण राजनीतिक विश्वकोश बना हुआ है, कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो जितने भी देश है सभी देश अपने अपने देश का जो संविधान है उसको किस तरीके से लिखित में रखते हैं, या उसकी जो पावर है आप वहाँ से रिटन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जान सकते हो। इसी के साथ में ये हिंदी मीडियम में हो गया, सेम वही चीज़ें हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनका क्या काम है या क्या मीनिंग है। महात्मा गांधी द फादर ऑफ इंडिया, जैसे कि आपको पता होगा कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ इंडिया माना जाता है। हैज़, उनका क्या ड्रीम था, एम्पावरिंग द रूरल इंडिया थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, उन्होंने सोचा था कि भारत का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए आर्टिकल
40 इसके लिए लाया गया, जिसके अंदर बताया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली टॉक अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर देखो महात्मा गांधी जो हमारे एक तरीके से भारत के पिता माने जाते हैं, उनका ड्रीम था ये। तो अब उनका ड्रीम है तो उसको कंप्लीट करना भी तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। तो सेम इसी तरीके से उनका जो ये एक सपना था डिसेंट्रलाइजेशन का, इसके लिए आर्टिकल 40 आया, जहाँ पर भारत का जो संविधान है उन्होंने क्लियरली बिल्कुल साफ तौर पर बात किया था किसके बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। इसके लिए यहाँ पे 73rd हो गया, 74th अमेंडमेंट रखा गया था। ये जो अमेंडमेंट है ये किसी ना किसी पर्पस के तौर पर टाइम टू टाइम रखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो 73 और 74 अमेंडमेंट जो है एक्ट रखा गया था 1992 में, क्रिएट किया गया था यहाँ पे 3 टायर्ड लोकल गवर्नमेंट के लिए, जिससे क्या हुआ, इन एट रूरल एंड अर्बन एरिया, जो भी हमारे रूरल या हमारे जो अर्बन एरिया है यहाँ पर होना चाहिए यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि डिसेंट्रलाइजेशन का पावर कितना है वो यहाँ पर एज अ एम के तौर पर रखा जाएगा। यहाँ पे पर्सन को इन्वॉल्व किया जाएगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कि किस तरीके से जो भी यहाँ पे एक तरीके से डिसीजन लिया जाएगा, इसका जो प्रोसेस रहेगा। जैसे कि देखो किसी भी चीज़ के लिए जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो कई बार क्या होता है हम किसी न किसी से हेल्प ले लेते हैं ताकि हम और ज़्यादा सही डिसीजन को ले सके। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि कुछ पीपल्स को, कुछ पर्सन को यहाँ पे रखा गया था, लिया गया था, इन्वॉल्व किया गया था, ताकि उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर सके। इसी के साथ में द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट ग्रास रूट लेवल एंड इलेक्शन ऑफ 3.2 मिलियन रिप्रेजेंटेटिव इज, यहाँ पे देखो कितना इंपॉर्टेंट लाइन बताया गया था कि ये जो पर्सन है जिनको यहाँ पे रखा गया था कि वो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रखा जाएगा, इसके लिए यहाँ पे इलेक्शन करवाया गया था, एक तरीके से वोट डलवाया गया था 3.2 मिलियन पर्सन का, जिन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था, ताकि जो भी एक एम्पावरिंग पीपल एट बॉटम है वो पता चल सके, स्ट्रेंथ पता चल सके डेमोक्रेसी इन इंडिया, कि भारत में डेमोक्रेसी का जो पावर है, जो शक्ति है, जो स्ट्रेंथ है, वो यहाँ पर पता चल सके। दिस इज़ द लार्जेस्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इसको सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माना गया था। इसी के साथ में हिंदी में सेम वही है, भारत के पिता महात्मा गांधी ने डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि विकेंद्रीकरण के माध्यम से भारत के जो ग्रामीण एरिया मतलब कि जो गांव साइड के एरिया है उसको उन्होंने चाहा था कि स्ट्रांगली बनाए, ये उनका क्या था, एक ड्रीम था। तो इसके लिए क्या हुआ, अनुच्छेद 40 रखा गया था जहां पर इसके बारे में बात की गई थी। उसके बाद में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम ने ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र में त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार बनाई गई, जिसका उद्देश्य था कि वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन का जो पावर है वो पता चल सके और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो लोग हैं, जो पर्सन है, वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो सके। इसी के साथ में जर्मनी स्तर पर लोगों की जो भागीदारी हुई, यहाँ पर 3.2 मिलियन मतलब कि 3.2 मिलियन पर्सन ने यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधियों, मतलब कि जिन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया एक तरीके से, उन्होंने यहाँ पर चुनाव के तौर पर रखा और निचले स्तर के लोगों को सशक्त बनाने, निचले तौर के लोग मतलब कौन से ऐसे पर्सन जो हमारे गांव साइड के ग्रामीण एरिया से जो रहते थे या जो बिलोंग करते थे, उनको सशक्त बनाने मतलब कि उनको स्ट्रांगली बनाने के लिए या उनको स्ट्रेंथफुल चलने के लिए और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई गई थी। और इसी के साथ में इसको दुनिया का सबसे बड़ी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था मानी गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो यहाँ पर क्या हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, इस तथ्य के बावजूद भी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये उस टाइम की बात बता रहे कि जब मौलिक कर्तव्य जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाता था। इस तथ्य के बावजूद भी जो उस टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा उस टाइम पे लीड किया जाता था, उन्होंने यहाँ पे एक कमेटी रखी। क्यों रखी? क्योंकि वो चाहती थी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाए, मतलब कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है, हमारे मौलिक कर्तव्य है, वो हमारे संविधान के अंदर आ जाए, उसको वहाँ पे डिफाइन किया जाए, उसको बताया जाए, हमारे संविधान के अंदर एक पार्ट्स उसको प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पे इसको आज से कंपेयर मत करना, ये उस टाइम की चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट नहीं माना जाता था, उसका एक भाग नहीं माना जाता था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो उस टाइम पे लीड करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उन्होंने वहाँ पे
एक कमेटी रखी, और कमेटी किसके अंडर रखा उन्होंने? स्वर्ण सिंह के, जो कि उस टाइम पे चेयरमैन थे। चेयरमैनशिप जो थी वो उस टाइम पे स्वर्ण सिंह के पास में था। उन्होंने यहाँ पे एक कमेटी रखी, ताकि उन्होंने एक रिपोर्ट को रखा। रिपोर्ट में क्या था कि यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि हमारे चैप्टर 14 में यहाँ पे रखा गया था, कि वो चाहते थे कि जो हमारे आर्टिकल 51 में, इस जो आर्टिकल 51A है, जहाँ पे हमारे 42 मतलब कि जब वहाँ पे 42वें अमेंडमेंट मतलब कि जब वहाँ पे संशोधन किया गया था, तो वहाँ पर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक रिपोर्ट रखिए, ताकि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने इसके माध्यम से अपनी भूमिका निभाई थी। इसी के साथ में जो हमारे गवर्नमेंट है, उन्होंने इस चीज़ को इंस्पायर किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR इन दिस मैटर, कि यहाँ पर इस चीज़ को, जो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ये भारत सरकार के द्वारा इंस्पायर किया गया था, USSR के द्वारा। यहाँ पर क्या रखा गया था कि दिस ड्यूटीज़ कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय द कोर्ट्स, कि जो भारत की जो कोर्ट्स है, ये किसी भी देश की जैसे कोर्ट्स है, यहाँ पर इनसे इंस्पायर हुए थे। इंस्पायर का मतलब ये है कि एक तरीके से उनको देखते हुए चल रहे थे कि यहाँ पर क्या है, जो हमारी ड्यूटीज़ है इसको इम्पोज नहीं किया जाएगा कोर्ट्स के द्वारा, लेकिन फिर भी दीज ड्यूटीज़ आर इम्पोर्टेंट फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री एज राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड। कि जिस तरीके से ये जो बात चल रही है अभी फ़िलहाल फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, ये अगर हम इसको संविधान के अंदर नहीं लेते हैं तो एक तरीके से ये नुकसान वाली चीज़ें हैं। क्यों है? क्योंकि किसी भी देश के, यहाँ पे हम भारत की बात करें तो यहाँ पर हमारे कंट्री में जितने भी सिटीज़न है उन सभी के लिए जो ड्यूटीज़ है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो राइट्स है वो या ड्यूटीज़ है वो हैंड इन हैंड होते हैं। मतलब कि सभी के पास में ये एक तरीके से चलते हुए चलते सभी के पास में कुछ राइट्स है, हमारे कर्तव्य हैं, ये सारी चीज़ें जो है जो एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो ये इन सभी के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। थ्रू द वेरियस एक्ट सम ड्यूटीज़ हैव बीन मेड कंपल्सरी फॉर द इंडियन सिटीज़न, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये ज़रूरी भी था कि जो भारत के जो सिटीज़न था उनके पास में कुछ चीज़ों को यहाँ पे कंपल्सरी किया जाए, बिल्कुल किया ही जाना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल अप्लाई रूल रेगुलेशन के तौर पर कंपल्सरी होना चाहिए। सभी लोगों को इसके अंडर काम करना होगा, या इस तरीके से आपके राइट्स रहेंगे, इस तरीके से आपके ड्यूटीज़ रहेंगे। इन सारी चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन करने की कोशिश की गई थी। ये उस टाइम की बात बता रहे जब हुआ था हमारा 42 मतलब कि 42वें अमेंडमेंट, 42वें संशोधन। क्योंकि देखो संशोधन का मतलब यही होता है कि जब कभी भी हमारे संविधान के अंदर किसी भी तरीके से चेंजेस लाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में संशोधन। इसी के साथ में यहाँ पे एग्जाम्पल भी रखा गया था, फॉर एग्जाम्पल टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस तरीके से हम अपने भारत के नेशनल एंथम को किस तरीके से रिस्पेक्ट दें, अपने फ्लैग को किस तरीके से रिस्पेक्ट दें, अपने भारत के संविधान को किस तरीके से हम रिस्पेक्ट दें। इसी के साथ में जो भी जंगली जानवर है, जो भी हमारे वाइल्ड लाइफ वाली चीज़ें हैं, फॉरेस्ट में रहने वाली चीज़ें हैं, मतलब कि जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी है, जितने भी हमारे ऐसे जंगली चीज़ें हैं, इन सभी को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, प्रोटेक्टिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया था, इस चीज़ को ऑब्लिगेशन लिया गया था ताकि ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाए ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, कि देश के जितने भी पर्सन हैं उन सभी के द्वारा इनका ऑब्जर्व किया जाए, इनके बारे में महत्व के बारे में जाना जाए। तो इस चीज़ को इंदिरा गांधी ने रखा था और इंडियन नेशनल कांग्रेस को उस टाइम पे उनके द्वारा लीड किया गया था। और वहाँ पे स्वर्ण सिंह जो थे उस टाइम पे चेयरमैनशिप उनके अंडर उन्होंने इन सारी चीज़ों को रखा था। ये सारी चीज़ें वही है, यहाँ पे हिंदी मीडियम में दे रखा है बस। इसके बाद में नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं DPSP। ये क्या है? DPSP हैज़ बीन प्लेस्ड इन द चैप्टर 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत संविधान का जो चैप्टर 4 है, मतलब कि जो चैप्टर 4 है, अध्याय 4 जो है वो यहाँ पर प्लेस किया गया था DPSP, मतलब कि DPSP जो है इसके जगह पे यहाँ पे रिप्लेस किया गया था एक तरीके से। इफ़ द फंडामेंटल राइट्स आर द पार्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, अगर फंडामेंटल राइट्स मतलब कि जो हमारे मौलिक अधिकार है अगर वो एक पार्ट है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की, देन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द फॉर्म ऑफ सोशियो इकोनॉमिक राइट्स दैट आर
क्वाइट नेसेसरी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड डाउनट्रोडन। मतलब कि जिस तरीके से डीपीएसपी को प्लेस किया गया था चैप्टर 14 के जगह पे, और इसी के साथ में अगर ये फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, तो जो डीपीएसपी है ये भी क्या है, एक हमारे समाज का जो आर्थिक जो हमारे अधिकार है उसके लिए एक नेसेसरी चीज़ें हैं जिसके तौर पर रखा जाएगा कि किस तरीके से अपलिफ्टमेंट किया जाएगा ये लोगों के बीच में। और इसी के साथ में बिल्कुल सच है कि दीज राइट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। और ये जो यहाँ पे राइट्स है, जो अधिकार है, ये यहाँ पे कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। एंड दीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। और ये जो राइट्स है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये देश के अंदर सरकार के द्वारा एक तरीके से शासित किया जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें सच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर उस टाइम पे इसी चीज़ को वहाँ पे लोगों के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था कि जिस तरीके से डीपीएसपी जिसको हमने रिप्लेस किया तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको एक हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मानते हैं। इसी तरीके से डीपीएसपी भी हमारे समाज के लिए, हमारे पर्सन के लिए जो कि एक गरीब है या जिसके पास में इतने ज़्यादा कोई, उस टाइम पर देखो, उस टाइम की बात करें जहाँ पर इतनी ज़्यादा आर्थिक मजबूती नहीं थी देश में, तो वहाँ पर इसको बराबरी मिल सके एक तरीके से हमारे पर्सन के लिए, जितने भी देश में सिटीजन थे उस टाइम पे, सभी के लिए जरूरी था। इसी के साथ में सच्चाई ये भी था कि सरकार के द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा इसको एक तरीके से जोर जबरदस्ती नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी ये जो फंडामेंटल राइट्स थे, ये ड्यूटीज थे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ में यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, द मिनरभा मिल्स केस ऑफ 1980। ये 1980 में जो इनका केस हुआ था अशोक कुमार ठाकुर के साथ में वर्सेस थे, मतलब कि इनका अगेंस्ट जो थे वो थे यूनियन ऑफ इंडिया 2008। यहाँ पे क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट held that the fundamental rights and directive principle are not contradictory rather than they are complementary and supplementary to each other। कि जिस तरीके से उस टाइम पे कोर्ट्स ने बताया इनके केस में, जब इनका केस हुआ था, मतलब कि आपस में किसी भी तरीके से कोई भी मैटर में, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियरली बताया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है या जो भी हमारे डीपीएसपी है, ये एक तरीके से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री है। मतलब कि एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा ये पूरक है। पूरक का मतलब होता है एक दूसरे के बिना ये अधूरे हो सकते हैं, दोनों ही जो है एक दूसरे के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। यहाँ पे सेम वही चीज़ को लिखा गया है। 1980 में मिनरभा मिल्स मामले जो हुआ था, मतलब कि ये मिल्स का नाम था, यहाँ पे 2 पर्सन थे, अशोक कुमार, और उनके जो वर्सेस में थे वो थे भारत संघ के। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बताया कि मौलिक अधिकार जो है हमारे और जो डीपीएसपी है, मतलब कि जो निदेशक सिद्धांत है, वो आपस में विरोधाभासी नहीं है, मतलब कि एक दूसरे के लिए गलत चीज़ें नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के लिए पूरक चीज़ें हैं। Compromise between parliamentary supremacy and judicial review. After Constitution came into force on 26 January 1950, Constitution has been amended many times। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमारा जो संविधान है वो फोर्स में आ चुका, फोर्स का मतलब है एक तरीके से पूरे देश में वो अप्लाई हो चुका था, लागू हो चुका था। कब से? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन को हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन से जो हमारा संविधान है वो पूरे देश पे लागू हो चुका था। इसी के साथ में जो हमारा संविधान है वो हैज़ बीन अमेंडेड मैनी टाइम्स। अमेंडेड का मतलब होता है संशोधन, और संशोधन का सिंपल तरीके से मीनिंग है चेंजेस, कि हमारे संविधान में किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस की ज़रूरत थी तो वो मैनी टाइम्स, मतलब कि कई बार किए गए थे। व्हेन इट अफेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज, दे चैलेंज दोज केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट। इसी के साथ में क्या हुआ कि देखो, जैसे ही संविधान पूरे देश में लागू हो चुका, कुछ ऐसे पर्सन थे लाइक लैंडलॉर्ड हो गए, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हो गए, मतलब जिनके पास में बड़े घराना के संस्थान थे, लाइक बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, या कई ऐसे लैंडलॉर्ड हो गए जिनको क्या हुआ, संविधान के लागू होने के बाद में उनको लॉस होने लगा। क्यों लॉस होने लगा? क्योंकि संविधान के हिसाब से जो रूल रेगुलेशन बना दिया गया है सभी व्यक्ति को उसके अंडर रह के काम करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था, उससे पहले तो लोग अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे संविधान लागू हुआ, वैसे ही कुछ लैंडलॉर्ड थे, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जिनको यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने क्या किया, इसको एज अ केस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इसी के साथ में फिर आगे क्या हुआ, द कोर्ट इन इट्स मेजोरिटी डिसीजन बट पुट सेवरल रिस्ट्रिक्शन ऑन द पार्लियामेंट्री एंड प्रोनाउंस द बेसिक
बेसिक स्ट्रक्चर। इसी के साथ में क्या हुआ कि जो कोर्ट है उन्होंने काफ़ी सारे डिसीजन देखे, सारी चीज़ों का उन्होंने रिव्यू किया। उसके बाद में उन्होंने फाइनली ये बोला कि जो पार्लियामेंट है उनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, कुछ चीज़ों को यहाँ पे प्रोनाउंस कर दिया गया, मतलब कि बता दिया गया। और इसी के साथ में संविधान के लिए एक बेसिक सा जो स्ट्रक्चर है, एक बेसिक सी जो संरचना है वो यहाँ पर बताया गया। Even the amending power of parliament is limited under article 368 of the constitution of India। इसी के साथ में देखो जो अमेंडिंग पावर है, अमेंडिंग पावर का मतलब संशोधन करने की शक्ति, चेंजेस करने की शक्ति। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब ऐसा तो नहीं है कि चलो उसको एक राइट्स दे दिया या एक अधिकार दे दिया चेंजेस का तो कुछ भी चेंजेस हो सकता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी कुछ लिमिटेशन लगती है, कुछ लिमिटेड चीज़ें होती है, जब भी जाके अमेंडिंग किया जा सकता है। तो अमेंडिंग पावर को यहाँ पे लिमिटेड कर दिया गया, और ये जो अमेंडिंग पावर को लिमिटेड कर दिया गया ये आर्टिकल 368 के अंदर बताया गया था। नाउ इट इज़ क्लियर दैट इन इंडिया, उसके बाद में भारत में इस चीज़ को क्लियर किया गया, मतलब कि साफ तौर पे बताया गया कि ना तो पार्लियामेंट्री सुप्रीम है, मतलब कि ना तो पार्लियामेंट जो है वही सबसे बड़ी है, ना तो हमारा जुडिशरी। दोनों में से हम किसी को ये नहीं मान सकते कि दोनों में से हाई क्या है। लेकिन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द रिव्यू टू राइट टू रिव्यू ऑल द प्रीवियस एंड एग्जिस्टिंग एक्ट्स। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के पास में ये अधिकार है, राइट है कि वो प्रीवियस मतलब कि पहले टाइम के या एग्जिस्टिंग जो फिलहाल चल रहे, जो रनिंग प्रोसेस में है, उनका रिव्यू कर सकते हैं जब चाहे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसके अकॉर्डिंग हो पाएगा, इसके अकॉर्डिंग अपने काम को कर पाएंगे। तो ये था हमारा पूरा इस टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने ये देखा पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और जुडिशियल रिव्यू के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जिस चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हिंदी में लिखा गया, तो हिंदी स्टूडेंट के जो भी ऐसे स्टूडेंट है आप यहाँ से नोट्स बना लेना। इसी के साथ में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट्स। अब हम बात करेंगे हमारे मौलिक अधिकार जो है हमारे पास में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दीज राइट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट any violation of those rights by the government institution and any institutes can be challenged in the Supreme Court and state high courts। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास में फंडामेंटल मतलब कि जो हमारे पास में मौलिक अधिकार है, वहाँ पर इस चीज़ को बताया जाता है कि मान लो कोई भी सरकारी संस्थान है या कोई प्राइवेट ही संस्थान है, मतलब किसी भी तरीके से, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, किसी भी तरीके से अगर कोई भी संस्थान है और उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी वॉयलेशन किया है, किसी भी तरीके से उन्होंने गलत चीज़ किया है, या बोल सकते हो कि आप जो हमारे पास में राइट्स है उसका उल्लंघन कर दिया गया है, तो यहाँ पर इसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में और साथ साथ ही स्टेट हाई कोर्ट्स में। ये फंडामेंटल राइट्स के बता रखे कि अगर इसका उल्लंघन किया जाएगा या किया जाता है तो यहाँ पर किस तरीके से चैलेंज किया जा सकता है। देयर आर मैनी पॉजिटिव राइट्स, यहाँ पर काफ़ी सारे सकारात्मक पॉजिटिव राइट्स है दैट डू नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिया एंड द फॉरेन सिटीजन। कि यहाँ पर देखो काफ़ी सारे ऐसे हमारे पास में राइट्स है, हमारे देश में काफ़ी सारे ऐसे अधिकार बने हुए जहाँ पर इंडियन लोगों के बीच में और जो फॉरेन कंट्री के जो पर्सन हुए, जो दूसरे देश के आदमी हैं, उनके बीच में किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाता है। दोनों ही पर्सन को, चाहे वो इंडिया का पर्सन हो चाहे वो इंडिया से बाहर का पर्सन हो, दोनों के साथ ही समान भाव में व्यवहार किया जाता है। सिंस द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया, इट हैज़ बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स टू इंक्लूड सर्टेन राइट्स लाइक, कि जैसे ही हमारे संविधान में काफ़ी टाइम जैसे ही हमने उसको अडॉप्ट किया, मतलब एक तरीके से लागू कर लिया, उसको हमने स्वीकार कर लिया, इसी के साथ में टाइम टू टाइम काफ़ी ज़्यादा अमेंडेड किए गए, चेंजेस किए गए। अब वो चेंजेस किस तरीके से है, क्योंकि वो चेंजेस थे हमारे अधिकार से संबंधित। अब हमारे कौन कौन से ऐसे अधिकार थे, जैसे कि राइट हो गया हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में, विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ, जो हमारी लाइफ के लिए बिल्कुल सही है, जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है, जो हमारे शिक्षा से संबंधित है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो अमेंडेड किए गए थे, जो चेंजेस किए गए थे, वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया, इन्वॉल्व किया गया। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स गिव राइट्स टू द इंडियन सिटीजन, और जो हमारा संविधान है वो क्या करते हैं, इंडियन सिटीजन मतलब कि जो भारत के नागरिक है उनको अधिकार देते हैं
देन दीज राइट्स आर डिस्क्राइब्ड एज फंडामेंटल। उसके बाद में जो हमारे अधिकार है इसको फंडामेंटल के रूप में माना जाने लगा। फंडामेंटल का मतलब है मौलिक तौर पर, आधारभूत तौर पर जो हमारे अधिकार है उसको फंडामेंटली माना जाने लगा। इसी के साथ में ये भी बताया गया कि एज द वॉयलेशन, अगर किसी भी तरीके से कोई भी वॉयलेशन किया जाता है, किसी भी पर्सन के द्वारा किसी भी तरीके से उल्लंघन किया जाता है हमारे अधिकार के रिगार्डिंग, देन कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो उसके रिगार्डिंग क्या किया जा सकता है, कोर्ट में जाके उसको चैलेंज किया जा सकता है एज अ केस के तौर पर कि हमारे जो अधिकार है वो हमें फंडामेंटली रूप से हमें मिले हुए, तो उसका वॉयलेशन किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पे हमारे पास में 7 ओरिजिनली राइट्स हैं जो कि हमारे चैप्टर 3 में आते हैं, जो हमारे भारत का संविधान है उसके अंदर। देर वर ओरिजिनली 7 राइट्स इन द चैप्टर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवरिंग फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। जो आर्टिकल्स है 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक, यहाँ पे जो अध्याय 3 है यहाँ पे हमारे 7 ओरिजिनली राइट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ये पहले 7 थे लेकिन एक को हटा दिया गया, तो अब उसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखो, पहले स्टार्टिंग की बात को हम डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम पे 7 ओरिजिनली राइट्स थे हमारे पास में जो कि अध्याय 3 में आते हैं। कौन कौन से अधिकार थे, लाइक राइट टू इक्वलिटी का, सबको समानता का अधिकार था, राइट टू फ्रीडम का, आज़ादी का, स्वतंत्रता का। उसके बाद में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है शोषण, किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन के साथ में कैसे भी अगर वो शोषित होता है, उसके साथ में शोषण हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग उसके पास में अधिकार है, वो वहाँ पे कोर्ट में जाके कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं, कानून की हेल्प ले सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, भारत में जितने भी अलग अलग धर्म के व्यक्ति हैं सभी को अपने धर्म की स्वतंत्रता है। सभी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार जिस भी तरीके से उनकी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वो उसी के रिगार्डिंग उसी के अंदर अपने सारे काम को कंप्लीट करेंगे। किसी भी तरीके से जोर जबरदस्ती नहीं रहेगा। जो पर्सन जिस धर्म से है वो अपने धर्म को मानेगा, उसके पास में ये आज़ादी है। राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, हमारे शिक्षा का, संस्कृति का, ये हमारे पास में अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी का, किसी भी व्यक्ति के पास में अगर प्रॉपर्टी है तो वो उसका मालिक कहलाएगा, वो किसी भी तरीके से उसका यूज़ करे, उसके पास में उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे राइट्स मिला हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसी के साथ में संवैधानिक तौर पर जो हमारे रेमेडी है इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे हमें अधिकार मिले हैं। तो ये 7 अधिकार हो गए। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, आउट ऑफ दिस इन द 44th अमेंडमेंट एक्ट, इसके बाद में जो 44th चेंजेस वाला टाइम आया अमेंडमेंट का, तो यहाँ पर क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ टेकन अवे एंड पुट इन 300A। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने 7 अधिकार यहाँ पे देखो डिस्कस किया, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारे संपत्ति का जो हमारे अधिकार है, इसमें जो हमें अधिकार मिला उसको हमारे 7 ओरिजिनली में से हटा के इसको पुट कर दिया गया 300A के तहत। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट एंड इंडियन पार्लियामेंट हैव ऑल्सो एक्सपेंडेड दिस सिटीजन चार्टर बाय इंटरप्रेटिंग एंड इनेक्टिंग सेवरल एक्ट्स। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा जो हमारे सिटीजन के है, मतलब हमारे देश के, उनके रिगार्डिंग जो भी उनके पास में राइट्स है उसके रिगार्डिंग, या बोल सकते जो भी राइट्स है, कानून है, उसको और ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंडेड किया गया, और ज़्यादा विस्तारित किया गया, इंटरप्रेट किया गया। जितने भी हमारे एक्ट है इन सभी को फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय के साथ साथ इसमें चेंजेस जो है वो किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। नाउ द फंडामेंटल राइट्स आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अब हमारे भारत का संविधान के अंदर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसको एक बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब कि एक आधारभूत संरचना के रूप में उसका एक भाग मीन्स पार्ट माना जाता है। तो ये था पूरा हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब यही सारी चीज़ें यहाँ पे हिंदी में लिखा है, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया वही सारी चीज़ें यहाँ पर है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है लंबवत संविधान। अब देखो लंबवत संविधान क्या है, यहाँ पे इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक इसलिए दिया है क्योंकि हमारे संविधान को लेके जो एक अलग सी एक फीचर है कि वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। द कंट्री ऑफ इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट संविधान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर, जैसे तो सभी देशों के पास संविधान है अपना अपना, लेकिन जो हमारे भारत के अंदर जो संविधान है उसको सबसे लंबवत, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लेंथी माना जाता है। क्यों माना जाता है? एज इट इज़ द फाउंडिंग फादर हैव ट्राइड प्रोवाइडेड अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट टच ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री गवर्नमेंटल सिस्टम। क्योंकि जो फाउंडिंग फादर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के,
फाउंडिंग फादर का मतलब होता है जिन्होंने हमारे संविधान को लिखने में अपना योगदान दिया था किसी न किसी तरीके से। जरूरी नहीं है कि जिन्होंने लिखा था सिर्फ उन्हीं को फाउंडिंग फादर कहेंगे। संविधान को लिखने में जिन भी लोगों का वहाँ पे सहयोग था, योगदान था, उनको हम फाउंडिंग फादर कहते हैं। हमने क्लास के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि कुछ पर्सन को वहाँ पे इलेक्ट किया गया था, वहाँ पे सेलेक्ट किए गए थे एक तरीके से, जिन्होंने मिलके हमारे संविधान को लिखा था, तो उन्हीं को बोला जाता है फाउंडिंग फादर। इन्होंने क्या किया, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनने का ये रीज़न बता रहे क्योंकि उन्होंने प्रोवाइड किया था एक डिटेल डॉक्यूमेंट्स को, ताकि हमारे कंट्री के अंदर जो हमारा सरकारी सिस्टम है ये पूरा टच हो सके हमारे ऑल एक्सपेक्ट के साथ में। इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, जो यूनाइटेड स्टेट है इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि इनका जो संविधान है वो सबसे शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है उनका जो संविधान है वो सबसे छोटे रूप में लिखा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका संविधान एक बेहतर नहीं है, उनका अलग ही इम्पोर्टेंस है, लेकिन उनका जो संविधान है वो छोटे में ही लिखा गया। लेकिन हमारा जो संविधान है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया। अब एक वर्ड है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर हम इंडिया की अपनी लैंग्वेज की बात करें तो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप इसको फॉरेन कंट्री के लैंग्वेज में अगर इसको आप प्रोनाउंस करो तो इसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो आप दोनों ही तरीके से बोल सकते हो, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखना कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन हम प्रोनाउंस करें या इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलें। आप कुछ भी बोल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद में देखो जो यूनाइटेड स्टेट है इनके पास में सबसे शॉर्टेस्ट संविधान है, जिसमें ओनली 7 आर्टिकल्स को सम्मिलित किया जाता है। अगर वही बात करें चाइना की तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में 138 आर्टिकल्स, अगर हम कैनेडियन की बात करें तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन में 11 पार्ट्स है और 147 सेक्शन है। ये तो हो गया इनकी बात। अब हम बात करेंगे भारत की बात। तो देखो भारत का जो संविधान है इसमें 395 आर्टिकल्स को सम्मिलित किया जाता था। ये स्टार्टिंग की बात बता रहे हैं, लेकिन अभी का जो आर्टिकल्स है वो चेंज हो चुका है। मैं आपको अभी ओरिजिनल का भी बताऊंगी, प्रेजेंट टाइम का। ये उस टाइम की बात बता रहे हैं हमारे स्वतंत्रता के टाइम पे। तो क्या हम पहले की बातों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल चीज़ें सारी ऐतिहासिक तौर पर है, हम पिछली बातों को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस टाइम पे बता रहे हैं कि 395 आर्टिकल्स थे। लेकिन यहाँ पर देखो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन एक्सपेंडेड थ्रू वेरियस अमेंडमेंट, कि उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स तो थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ भी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का जो संरचना है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया गया है, उसको विस्तारित किया गया है। थ्रू किसके द्वारा किया गया है? बार बार चेंजेस के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा। अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस किसमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। देयर वर अ होस्ट ऑफ रीजन दैट प्रमोटेड द फ्रेमर्स टू राइट अ लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारे संविधान को लिखने वाले व्यक्ति थे उनके पास में काफ़ी सारे रीज़न है, काफ़ी सारे कारण हैं, जिसके कारण हमारा जो संविधान है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। जो इनके फ्रेमर्स हैं उनके पास में काफ़ी सारे रीज़न थे, तो उन रीज़न को अब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बोला कि ये उस टाइम के आर्टिकल्स की बात कर रहे थे, अब मैं आपको आज के टाइम की बताती हूँ। प्रेजेंट टाइम का कितना, इन फ्यूचर जाके चेंजेस भी हो सकते हैं, बट मैं आपको प्रेजेंट टाइम का बताती हूँ। देन ये है प्रेजेंट टाइम का डेटा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ हैज़ 448 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स एंड 104 अमेंडमेंट्स। ये आज के टाइम की बात है कि अभी का, कि हमारे भारत संविधान के अंदर 448 आर्टिकल्स है जो कि 25 भागों में है, और उसके अंदर 12 जो है अनुसूचियाँ हैं, शेड्यूल्स है। और जो अमेंडमेंट की बात करें, चेंजेस की बात करें, तो अब तक के टाइम में 104 टाइम्स जो है अमेंडमेंट्स किया जा चुका है हमारे संविधान के अंदर। अगर हम बात करें 1949 की, तो उस टाइम पे कितने थे? इट ओनली हैड 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स। कि अगर हम बात करें 1949 की, तो उस टाइम पे कितने आर्टिकल्स थे? 395, और जो कि डिवाइडेड थे 22 पार्ट्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले के, आज के टाइम का और पहले के टाइम का। अब ये इसका हिंदी मीडियम हो गया, जो भी ऐसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है आप सभी के लिए है, यहाँ से आप अपने नोट्स को बना लेना। साथ ही अगर इससे संबंधित, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये सारी लाइन भी वहाँ पर ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे प्रेजेंट टाइम का डाटा है और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ये हो गया लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये इसका पूरा हिंदी वर्जन हो गया हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना ज़्यादा लेंथी है, लॉन्गेस्ट, उसके कौन कौन से रीज़न है। तो वन बाय वन सभी रीज़न को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है, सभी स्टेट का अपना अपना एक करेक्टर है। सभी स्टेट में अलग अलग टाइप्स के जो कल्चर के पर्सन रहते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं रिस्पॉन्सिबल है हमारे बिग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसी के साथ में द पीपल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, एथनिक लिव इन इंडिया। भारत में अलग अलग तरीके की जो भाषाएं बोली जाती हैं वो सारे पर्सन यहाँ पे रहते हैं। अलग अलग कास्ट से, अलग अलग जाति जनजाति से सभी व्यक्ति जो है भारत में रहते हैं। अब इतनी डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें रहेंगी तो वहाँ पर क्या होगा कि हमारे संविधान का बड़ा होना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ों को वहाँ पर लेके चलना होता है। किसी के साथ भी हमने बार बार डिस्कस किया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं, तो इन सभी के लिए भी जो हमारे संविधान के अंदर है इन सभी को अच्छे तरीके से बताया जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेंथी हो जाता है। इसके बाद में सेकंड रीज़न ये भी है, द इनॉर्मिटी ऑफ द कंट्री हैज़ लार्जली कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। कि जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि भारत के संविधान को पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट माना जाता है। इसका एक रीज़न ये भी है कि भारत के अंदर जो देश है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा एनॉर्मिटी है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा विशालता है। अब विशालता किसी भी तरीके से, चाहे आप जनसंख्या का एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप एरिया का ले लो, हर एक तरीके से हमारा देश जो है काफ़ी ज़्यादा विशाल पूर्वक है। तो ये भी इसका एक रीज़न है। इसके बाद में थर्ड रीज़न है कि इंडिया के अंदर, इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री विद है कि जो हमारे भारत के अंदर जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। काफ़ी ज़्यादा हमारी जो अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, साथ में ही वो कृषि प्रधान देश है। इसी के साथ में जब टाइम आया हमारे इंडिपेंडेंस का, हमारी स्वतंत्रता का, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक तरीके से देश को फ्रीडम तो मिल चुकी थी, आज़ादी तो मिल चुकी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थे उस टाइम पे। कौन कौन से प्रॉब्लम थे? लार्ज नंबर ऑफ पीपल वो सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। उस टाइम पे काफ़ी लार्ज नंबर में, मतलब कि बहुत सारे ऐसे पर्सन थे जो कि उस टाइम पे सफ़र कर रहे थे, सफरिंग कर रहे थे पॉवर्टी से। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी से। और उसके बाद में मल न्यूट्रिशन से, मतलब कि कुपोषण का शिकार थे। कुपोषण का मतलब होता है कि उस टाइम पे लोगों के पास में सही तरीके से भोजन नहीं था, पर्याप्त मात्रा में जो एक पर्सन के लिए एक सही डाइट होना चाहिए वो उस टाइम पे लोगों को नहीं मिल पा रहा था। साथ ही वहाँ पे इलिटरेसी का कारण था, मतलब कि शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। ये सारे जो है उस टाइम पे प्रॉब्लम थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन सारे प्रॉब्लम्स को लेकर जो आर्किटेक्टर थे उनको क्या हुआ कि जो एक पैरामीटर को यहाँ पे बनाना पड़ गया ताकि इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। देन आर्किटेक्टर क्रिएट पैरामीटर, ताकि पैरामीटर के अंदर ही सारी चीज़ों को, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो ये हो गया हमारा 3 पॉइंट। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको हमारे कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, मतलब कि उसको किसी भी अदालत के तहत किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन के लिए लागू नहीं किया जा सकता। अगर जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, एक तरीके से किसी के साथ में ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता हमारे कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। लेकिन बट दीज आर indispensable फॉर द सेंटर एंड द यूनिट्स टू इम्प्लीमेंट टू विन इलेक्शन एंड ट्रस्ट ऑफ द पीपल। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कि आप देखोगे टाइम टू टाइम हमारे देश में इलेक्शन किए जाते हैं, कई तरीके से अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, इन सभी को लेकिन एक तरीके से ज़रूरी हो चुका था, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पर क्या मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, ट्रस्ट ऑफ द पीपल। पीपल का जो ट्रस्ट है, मतलब कि जो हमारे आम जनता है उनका ट्रस्ट, उनके साथ में जो भरोसा है उसको जीतना मेन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके लिए अलग अलग तरीके से सेंटर को बनाए जाते हैं। ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट लॉन्च्ड मेरिट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पीपल। इसी के साथ में मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वहाँ पर क्या हुआ, सरकार ने अलग अलग तरीके से सामाजिक जो सोशियो इकोनॉमिक है, मतलब कि हमारे सामाजिक रूप से जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके प्रोग्रामों को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया, ताकि जिससे क्या बेनिफिट होगा, जो हमारे पीपल है उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो व्यवस्था है या उनका जो कंडीशन है उसको यहाँ पे बेहतर किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, इन 1947 इंडिया हैड अ नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। कि भारत में उस टाइम पे कई सारे ऐसे रियासतें थे, मतलब काफ़ी सारे इस तरीके से स्टेट थे। द कंट्री हैड टू अकोमोडेट देयर इंटरेस्ट। इसी के साथ में देश में जो एक व्यक्तियों का जो हित था, मतलब कि व्यक्तियों के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है उसको यहाँ पे समायोजित करना था, अकोमोडेट करना था। तो ये भी एक रीज़न है हमारे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थॉट इंडिया
टू रिमेन अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू एग्जिस्ट। कि जैसे कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले व्यक्ति थे उस टाइम पे उन्होंने सोचा, जो मेकर्स थे उन्होंने सोचा कि भारत के अंदर, सोचा नहीं, ये एक्चुअल में रियलिटी है कि भारत के अंदर जो हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब है कि हमारे देश में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, दोनों ही सेक्टर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फॉर इंस्टेंस बिसाइड अलाउिंग बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी, तो वहाँ पर क्या हुआ, जो बड़े बड़े बिजनेस थे उन सभी को अलाउ तो कर दिया गया, लेकिन द गवर्नमेंट लॉन्च 5 years प्लान इन 1951 से लेके 52 कि इस टाइम पे फिर भारत की सरकार ने क्या किया कि यहाँ पर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो कंपनी थे, बिजनेस थे, उनको अलाउ तो कर दिया गया था, लेकिन साथ साथ वहाँ पे 5 वर्षीय जो योजना थे जिसको हम बोलते हैं 5 year प्लान, उसको भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। एंड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 बैंक्स इन 1969। और उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि जो इंदिरा गांधी है उस टाइम पे उनकी सरकार थी और उन्होंने क्या किया कि जो 14 बैंक है, जो टाइम बता रहे 1969 की बात है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने उस टाइम पे 14 बैंक का नेशनलाइज्ड मतलब कि राष्ट्रीयकरण किया था। अब जाके इसका अपोजिट हो रहा है, अब जाके सारे बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट में ही लेके आ रहे हैं, लेकिन उस टाइम की बात कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पर इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था, उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, विच वर लार्जली फंक्शनिंग इन प्राइवेट हैंड्स। तो उस टाइम पे जितने भी ऐसे बैंक थे जो कि निजी हाथों में थे, प्राइवेट हैंड्स का मतलब है कि वो निजी तौर पर चलाए जा रहे थे, किसी न किसी पर्सन का वहाँ पे मालिक था। तो जैसे कि आज के टाइम में तो इसका अपोजिट ही हो रहा है, प्राइवेट बैंकों को प्राइवेट हैंड में ही दे रहे ताकि जो प्राइवेट की जो स्थिति है या बोल सकते हो उसका जो काम करने का पूरा फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ पे लेकिन उस टाइम की बात करें तो इंदिरा गांधी की सरकार ने उसको राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में, जिससे क्या हुआ, जो प्राइवेट हैंड में जितने भी थे बैंकिंग, उनका फंक्शनिंग को यहाँ पे लार्जली सही करना था। उसी के साथ में दीज आर नेशनलाइज बाय इंदिरा गांधी बाय कीपिंग द सोशलिस्ट स्पिरिट इन माइंड, जिससे क्या उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे नेशनलाइज करने से मतलब कि राष्ट्रीयकरण करने से वहाँ पे लोगों के बीच में जो एक सामाजिक स्पिरिट है उसको यहाँ पे लोगों के मस्तिष्क में, उनके माइंड में बनाया जा सके और उनकी भावना को ध्यान में रखे पूरा जो राष्ट्रीयकरण है ये किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस टाइम तक जो ब्रिटिश लोग थे उनके द्वारा ही शासन किया जाता था हमारे देश पे। तो कुछ एरिया हो गए, जैसे कि हम बात करेंगे NEFA की, नॉर्थ ईस्टर्न एजेंसी की, तो वो जो एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था, मतलब कि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अशांत माना जाता था। क्यों? क्योंकि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट एथनिक्स, क्योंकि उस टाइम पे अलग अलग तरह के जो जाति जनजाति थे उनकी जनसंख्या वहाँ पे कंसिस्ट करती थी। इसी के साथ में अगर हम बात करें असम की, त्रिपुरा की, मिजोरम की, मेघालय की, तो उस टाइम पे, यह हम पहले की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इन सभी क्षेत्रों के अंदर जो कामकाज किए जाते थे, मतलब जिस भी तरीके से निपटारा किया जाता था सारे प्रॉब्लम का या जो भी काम थे उन सभी को जो शेड्यूल 6 है उसमें जिस भी तरीके से हमारे रूल रेगुलेशन को डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, उसी के तहत सारे काम को किया जाता था। और ये काम किनके द्वारा किया जाता था? ब्रिटिश बंगाल फ्रंटियर के द्वारा। और कौन से एक्ट के तहत? रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1873 के तहत। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट्स वाई 6th शेड्यूल जो है बाद में एडिट कर दिया गया था हमारे आर्टिकल 244 में एंड आर्टिकल 275 में। तो ये जो आर्टिकल्स है इसमें इससे ही रिलेटेड सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया। अब हम क्या कह सकते हैं, फॉर अदर ट्राइबल रीजन शेड्यूल 5 वॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में जो हमारे आदिवासी जनजाति है उनसे संबंधित जो शेड्यूल 5 है इसको बाद में हमारे सम्मिलित कर दिया गया था संविधान के अंदर। तो ये एक रीज़न हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट रीज़न की बात करेंगे कि ये भी एक कारण है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लंबे होने का। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ डाइवर्स लैंग्वेज स्पोकन बाय डिफरेंट रीजन, कि इंडिया में देखोगे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से भाषाओं को लोगों के द्वारा बोली जाती है। अलग अलग स्टेट में देखोगे आप अलग अलग तरीके के लैंग्वेज रहते हैं। तो ये सारे रीज़न क्या है, ये सारे रीज़न बन जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लेंथी होने का, क्योंकि अलग अलग धर्म के आदमी हैं, अलग अलग उनके पास में भाषाएं हैं जिनका वो यूज़ करते हैं। तो इन सभी को एक्सप्लेन करना, अपने संविधान के अंदर उन सारी चीज़ों को सम्मिलित करना, ये सारे जो है एक तरीके से कारण बन जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लेंथी होने का।
सो आई होप यहाँ तक की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम लैंग्वेजेस विच आर स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. लाइक first of all we will talk about North Indian people. They speak Hindi, Punjabi, and if we talk about Western Indian people, they use Gujarati and Marathi language. If we talk about South Indian people, they mostly speak Telugu language, Tamil language, and Kannada language. If we talk about Kerala people, they use Malayalam language, and if we talk about Eastern India people, they speak ओडिया एंड बंगाली लैंग्वेज. सो इट वॉज नेसेसरी दैट कि यहाँ पे ये सारी चीज़ ज़रूरी हो गई थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया था या बनाने में अपना सहयोग दिया था, अपना कंट्रीब्यूट किया था उन्होंने, उनके लिए ये ज़रूरी हो चुका था कि वो प्रोवाइड कर सके एक नेसेसरी क्लोज को, ताकि इन फ्यूचर में जाके अगर किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी बात को लेके, तो वहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो सारी चीज़ों को क्लियर कर सके. इसी के साथ में जो हमारा शेड्यूल 8 है वो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे ऐड किया गया था. तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट था आज के इस क्लास का. फर्दर कॉन्सेप्ट्स इन द नेक्स्ट क्लास. आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको हम पार्ट 2 की क्लास में डिस्कस करेंगे. सो आई होप यहाँ तक की क्लास में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. काफ़ी सिंपल तरीके से हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है. तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही. फर्दर कॉन्सेप्ट्स इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम आगे के सभी कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे. सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो पीडीएफ है, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस क्लास देन यू कैन गो टू आवर टेलीग्राम ग्रुप. वहाँ पे जाके आपको ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा. वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रख लेना. आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा. और चाहो तो आप इसको SOL के वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये उसी से तैयार किया गया है. तो आप वहाँ से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, या आप हमारे टेलीग्राम पे भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो. ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, सेम नाम से ही मिलेगा. आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो सकते हो, वीडियो के लिए, पीडीएफ के लिए, और बहुत सारे अपडेट्स रहते हैं उसके लिए भी. सो इस वीडियो में बस इतना ही. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू सो मच, एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.